आप दिया की मास्टर हो, इसलिए एक हिसाब से मेरे परिवार का ही एक हिस्सा हुई, और परिवार के बड़ों के सामने सर झुकाने में कैसी शर्म। आकर्ष ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। दिया ने वाकई अपने लिए काफी अच्छा इंसान चुना है। आकर्ष का यह जवाब सुनकर विभाग प्रमुख नयनतारा को बहुत ही अच्छा लगा। अब वो आकर्ष की तरफ पहले की भांति नहीं देख रही थी। उनके देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया था। जिस प्रकार से वह बातें कर रही थी, उसके साथ ऐसा आभास हो रहा था जैसे वो अपने दामाद से बात कर रही हो। दिया से मैंने सुना था कि उसके परिवार में अब सब चले गए हैं और तुम्हारा परिवार ही उसका सब कुछ है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि दिया की पूरी जिम्मेदारी अब से मैं उठाऊंगी। दिया मेरे लिए मेरी बेटी के समान है। इसलिए अगर भविष्य में कभी भी तुमने उसे परेशान करने की कोशिश की या उसे धोखा देने की कोशिश की तो मुझसे तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, नयनतारा ने कहा। उनकी कुछ बातों को मजाक में लिया जा सकता था, लेकिन कुछ बातें उन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ कही थी। आप चिंता मत करें विभाग प्रमुख, आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। दिया मेरे लिए मेरे खुद की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आकर्ष ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर नयनतारा ने सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर एल्डर आभा व माया के साथ वहां से चली गई। आकर्ष, 2 साल का समय क्या इतना पर्याप्त होगा? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि इतने समय में तुम आवश्यक शक्ति हासिल कर लोगे? विभाग प्रमुख मानव ने आकर्ष से पूछा। विभाग प्रमुख, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहेंगे? हम मेरी जीत को लेकर 1 करोड़ सोने के सिक्कों की शर्त लगाते हैं, क्या कहते हैं? आकर्ष ने एक चालाकी से भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर प्रदर्शित करते हुए कहा। उसकी वह मुस्कुराहट देख विभाग प्रमुख मानव को समझ में आ गया कि आकर्ष का जवाब क्या है। इसीलिए उन्होंने एक शांत स्वर में कहा, मैं जानता था कि तुम अपना खुद का नुकसान तो कभी भी नहीं करवाओगे। सच्चाई जानने के बाद मैं कोई मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हारे साथ शर्त लगाकर अपना ही नुकसान करवाऊं। विभाग प्रमुख मानव और आकर्ष दोनों को किसी दोस्त की तरह बात करते देख आसपास खड़े सभी माध्यमिक शिष्य चौंक पड़े। उन सभी के मन में इस समय सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि क्या उनके सामने खड़ा यह मध्य अवस्था का इंसान विभाग प्रमुख मानव ही है, जो बहुत ही कम मुस्कुराते हैं और आसानी से हर किसी के साथ बात नहीं करते हैं। विभाग प्रमुख मानव और मिहिर के वहां से जाने के बाद आकर्ष भी दिया और कन्वी के साथ वापस सूर्यागिरी शिखर से होते हुए जलधारा शिखर पर लौट आया। जलधारा शिखर पर आज वो जहां से भी गुजर रहा था, सभी प्राथमिक शिष्य उसे बड़े ही सम्मान के साथ प्रणाम कर रहे थे। आकर्ष ने आज जो साहस दिखाया था, उसके बाद उसका सब उन सभी से इतना सम्मान पाना तो बनता था। उसने गुरुकुल प्रमुख की मौजूदगी में सभी के सामने यह कह दिया था कि उसने गुरुकुल प्रमुख का सम्मान नहीं किया है। सप्तशौर्य गुरुकुल के बनने के बाद से लेकर आज तक किसी ने भी इस तरह से सभी के सामने गुरुकुल प्रमुख का अपमान नहीं किया था। आकर्ष, अब तो तुम एक माध्यमिक शिष्य बन चुके हो, फिर अभी भी तुम यहां जलधारा शिखर पर क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सूर्यागिरी शिखर पर चले जाना चाहिए? वहां पर प्राकृतिक ऊर्जा ज्यादा है, कन्वी ने कहा। ऐसा तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि अभी तक तुमने मेरा निवास स्थान देखा नहीं है। बस थोड़ी देर रुको, फिर तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आकर्ष ने एक रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। जब प्राथमिक शिष्यों ने देखा कि आकर्ष दिया और कन्वी जैसी 2 सुंदर लड़कियों के साथ है, तो वो सभी उससे ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं पाए। कुछ भी कहो, लड़कियों के मामले में वाकई सीनियर आकर्ष की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। ये तो तुमने सही कहा। यहां हमें एक भी लड़की नहीं मिल रही है और उनके पास 2-2 हैं। लग रहा है प्रतिभा, योग्यता और क्षमता के साथ साथ ऊपर वाले ने लड़की पाने का नसीब भी सिर्फ सीनियर आकर्ष की किस्मत में ही लिखा है। उन सभी को इस समय आकर्ष से कितनी ज्यादा जलन हो रही थी, यह उनके शब्दों में साफ महसूस किया जा सकता था। इधर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आकर्ष ने सबसे पहले इस बात का निरीक्षण किया कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। जब वह इस बात को लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित हो गया, तब उसने उस ऊंचाई वाले स्थान की तरफ बढ़ना शुरू किया। आकर्ष, हम यहां पर क्यों आए हैं? जलधारा शिखर के उस ऊंचाई वाले स्थान पर आने के बाद कन्वी ने आकर्ष से पूछा। यह ऊंचाई वाला स्थान धुंध से ढका हुआ था,
और यहां पर ज्यादा दूर तक नहीं देखा जा सकता था। थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना। आकर्ष ने कन्वी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे करके उस गहरी खाई की तरफ बढ़ने लगा। दिया, कन्वी, तुम दोनों यहीं पर रुको और मेरे जवाब का इंतजार करो। पहले मुझे यहां से नीचे उतरने दो। जब मैं नीचे पहुंच जाऊंगा तब तुम दोनों भी यहां से धीरे धीरे नीचे उतरना। आकर्ष ने दोनों लड़कियों से कहा। यहां से नीचे उतरना है? आकर्ष की बात सुनकर दिया और कन्वी दोनों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उनके सामने इतनी गहरी खाई थी, इसलिए उनका डरना तो स्वाभाविक था। ऊपर से आकर्ष उनके सामने नीचे उतर रहा था, जिसकी वजह से उनका डर और ज्यादा बढ़ गया था। देखते ही देखते आकर्ष उनके सामने उस गहरी खाई में गायब हो गया। मालिक, आप ठीक तो हैं? दिया ने एक चिंतित स्वर में खाई के अंदर आवाज लगाई। धुंध की वजह से खाई के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं ठीक हूं दिया, अब तुम दोनों भी नीचे उतरना शुरू करो। खाई के अंदर से आकर्ष की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनने के बाद दिया और कन्वी दोनों की जान में जान आई। इधर खाई के अंदर आकर्ष उस झुके हुए पेड़ के ऊपर चढ़ गया और अपने हाथ को किसी पंखे की तरह इस्तेमाल करके अपने सामने और आसपास मौजूद सभी धुंध को हटाने लगा। आकर्ष की आवाज सुनने के बाद दिया और कन्वी भी धीरे धीरे खाई के अंदर उतरने लगी, क्योंकि यह पहली बार था जब वो दोनों इस खाई के अंदर उतर रही थी। इसलिए आकर्ष ने उनके रास्ते की सारी धुंध को भी हटाना शुरू कर दिया। यह दिया और कन्वी ने जब देखा कि आकर्ष एक बड़े से झुके हुए पेड़ के ऊपर खड़ा है, तो दोनों की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। दोनों में से किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि इस गहरी खाई में, जहां पर चारों तरफ धुंध छाई रहती है, वहां पर इतना बड़ा कोई पेड़ भी होगा। यहां आ जाओ। आकर्ष ने दिया और कन्वी दोनों को अपने पास आने का इशारा किया। जब तक वो दोनों उस झुके हुए पेड़ के पास पहुंची, तब तक बाकी की धुंध ने वापस अपना स्थान लेना शुरू कर दिया था। खाई में सब कुछ एक बार फिर से गायब हो गया था। अब अगर कोई खाई के ऊपर आकर अंदर झांकने की कोशिश करे तो भी उसे कुछ नजर नहीं आने वाला था। इधर आकर्ष अब उस झुके हुए पेड़ का सहारा लेते हुए अपनी उस छुपी हुई गुफा के द्वार पर पहुंचा और उसके अंदर कूद गया। इसके बाद उसने कन्वी और दिया को भी सफलतापूर्वक उस गुफा में प्रवेश करवा दिया। आकर्ष, ये कौन सी जगह है? गुफा में प्रवेश करने के बाद कन्वी ने आकर्ष से पूछा। बस थोड़ी देर और इंतजार करो। आकर्ष ने अभी भी कोई साफ जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे करके गुफा में आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह तीनों आगे बढ़ रहे थे, गुफा के अंदर की प्राकृतिक ऊर्जा की मात्रा भी वैसे वैसे ही बढ़ रही थी। मालिक, यह वही जगह है ना जहां पर आपको वह 10,000 वर्ष की उम्र वाला शक्ति रस मिला था? आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा को महसूस करने के बाद दिया ने आकर्ष से पूछा। हाँ, यह वही जगह है। इसी जगह पर मुझे वह 10,000 वर्ष की उम्र में पहुंचा हुआ शक्ति रस मिला था। आकर्ष ने उस दिन के दृश्य को याद करते हुए जवाब दिया। यह गुफा वाकई बहुत ही अच्छे तरीके से छुपी हुई थी। उस दिन अगर ध्रुव और स्यरा नहीं होते तो शायद वह भी इसे नहीं ढूंढ पाता। ठीक इसी समय एक जानी पहचानी आवाज आकर्ष को सुनाई दी। यह आवाज सुवर्णा की थी, जो दिया की आस्तीन से बाहर आ चुकी थी और अपनी छोटी व चमकीली आंखों से पूरी गुफा का निरीक्षण कर रही थी। सुवर्णा! सुवर्णा को देखते ही आकर्ष को एकदम से ध्रुव और स्यारा की याद आ गई। देखा जाए तो सुवर्णा भी उसी का खूंखार जानवर थी, मगर उसका जो रिश्ता ध्रुव और स्यारा के साथ था वो सुवर्णा के साथ नहीं था। ध्रुव और स्यारा के लिए आकर्ष का आदेश सब कुछ था। उन दोनों के लिए आकर्ष उनके पिता के समान था। वही उसके विपरीत सुवर्णा के लिए आकर्ष का ज्यादा कोई महत्व नहीं था। वो आकर्ष की बात केवल तब तक मानती थी जब तक आकर्ष उसे शक्ति रस देता था। पता नहीं ध्रुव और स्यारा इस समय किस हालत में होंगे। मीरा उन दोनों का ख्याल तो बहुत अच्छे से रख रही थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसके होते हुए उन दोनों को ज्यादा कोई परेशानी होगी। आकर्ष ने मन ही मन में अपने आप से कहा। उसके लिए इतना ही पर्याप्त था कि ध्रुव और स्यारा अपने खुद के बल पर शक्तिशाली बने। अगर वो अपने खुद के बल पर शक्ति हासिल कर पाते हैं तो चाहे आगे भविष्य में उनकी कभी मुलाकात ना भी हो तो भी आकर्ष उनके लिए खुश था और उसे इससे कोई आपत्ति भी नहीं थी। उस गुफा का निरीक्षण करने के बाद सुवर्णा बड़ी तेजी से गुफा के दीवार की तरफ उछली
और सामने की दीवार से जाकर चिपक गई। अब उसने धीरे धीरे करके छत की तरफ चढ़ना शुरू किया और छत पर उल्टे लटके कुछ शंकु जैसी संरचनाओं को खाने लगी। यह स्टेलेक्टाइट था। जिन गुफाओं में खनिज पाए जाते थे उनमें कई बार यह खनिज पानी की भांति छत से टपकने लगते थे और एक लंबे समय के बाद यह गिरता हुआ पानी फिर से एक कठोर संरचना का रूप ले लेता था। दूर से देखने में यह बिल्कुल पत्थर की भांति लगते थे, लेकिन असल में यह खनिजों का मिश्रण होता था। सुवर्णा अभी जिस चीज को खा रही थी वो खनिजों के मिश्रण से बनी यही संरचना थी। सुवर्णा उस संरचना को तब तक खाती रही जब तक कि उसका पेट पूरी तरह से नहीं भर गया। पेट पूरी तरह से भरने के बाद वो किसी छोटे भालू की तरह बन गई थी। मैं तो भूल ही गया था कि इन खूंखार जानवरों का पेट कुएं के भांति होता है, जिसे भरने में एक सामान्य योद्धा के जीवन भर की पूंजी भी कम पड़ जाती है। आकर्ष ने सुवर्णा के उस मोटे से अवतार को देखते हुए कहा, मालिक, ध्रुव और स्यरा कहां पर है? अचानक से दिया को ध्रुव व स्यरा की याद आ गई और उसने एक जिज्ञासा से भरे स्वर में आकर्ष से पूछा, हाँ आकर्ष, मैंने भी ध्रुव और स्यरा को काफी लंबे समय से नहीं देखा है। वो दोनों कहां पर है? कन्वी ने भी पूछा। दोनों लड़कियों का सवाल सुनने के बाद आकर्ष कुछ क्षण के लिए बिल्कुल चुप हो गया। हालांकि उसे इतना तो पता था कि एक न एक दिन उसे उन दोनों को इस सवाल का जवाब देना होगा, लेकिन इतनी जल्दी देना होगा इसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार उसने ध्रुव और स्यरा के बारे में सारी बातें कन्वीव दिया को बता दी। ध्रुव और स्यरा हमें छोड़कर चले गए हैं, वो भी बिना मुझसे मिले? पूरी बात सुनने के बाद दिया ने उदास होते हुए अपने आप से कहा। उसकी आंखें नम हो गई थीं। वो ध्रुव और स्यरा को उनके जन्म के पहले से जानती थी। उन दोनों का जन्म उसकी आंखों के सामने हुआ था। वह उन दोनों को बहुत अच्छे से जानती ही नहीं थी, बल्कि भावनात्मक रूप से उन दोनों के साथ जुड़ी हुई भी थी। ऐसे में उन दोनों का ऐसे बिना बताए छोड़कर चले जाना, उसे तो क्या, अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो उसे भी उदास कर देता। दिया, उदास मत हो। आकर्ष ने कहा ना कि वो दोनों अपने अभ्यास के लिए गए हैं और भविष्य में वापस लौट आएंगे। इसके अलावा शायद तुमने सुना नहीं, पर वह दोनों एक आसुरी जानवर के साथ गए हैं। आकर्ष की बहन मीरा भी उनके साथ ही है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उन्हें ज्यादा कोई खतरा होगा, कन्वी ने दिया को समझाते हुए कहा। वैसे तो वह भी इस समय बहुत ज्यादा उदास थी, मगर वह दिया के सामने अपनी उदासी प्रकट नहीं कर रही थी। ध्रुव और स्यरा ने आकर्ष के अलावा अगर किसी को बड़ी आसानी से अपने करीब आने दिया था तो वो दिया ही थी। इसलिए उन दोनों के चले जाने के बाद सबसे ज्यादा असर भी दिया पर ही पड़ा था। जानवरों में जब भी उनका जन्म होता था तो वह सबसे पहले जिस भी संजीव चीज को देखते थे उसे ही अपने माता पिता मान लेते थे। ध्रुव और स्यरा ने जन्म लेने के बाद सबसे पहले आकर्ष और दिया को देखा था, इसलिए वो उन्हें ही अपने माता पिता के समान मानते थे। अगर उन्हें अपनी शक्ति नहीं बढ़ानी होती तो वह हमें छोड़कर नहीं जाते। इसके अलावा यह मत भूलो कि उन दोनों के सबसे करीबी हम ही हैं, इसलिए आज नहीं तो कल उन्हें वापस हमारे पास लौटना ही होगा। आकर्ष ने भी दिया को समझाते हुए कहा। जब ध्रुव और स्यरा पहली बार यहां से गए थे तब आकर्ष को भी इतना ही बुरा लगा था, पर क्योंकि वो ज्यादा भावनात्मक नहीं था इसलिए उस पर इस घटना का ज्यादा देर असर नहीं रहा था। वहीं उसके विपरीत दिया बहुत ही भावनात्मक थी और उसके लिए यह दर्द बहुत बड़ा था। दिया की आंखों में आंसू देख सुवर्णा अचानक से अपनी जगह से खड़ी हुई और भागते हुए दिया के कंधे पर चढ़ गई। अब उसने बड़े ही प्यार से अपने चेहरे को दिया के गाल से स्पर्श करवाना शुरू कर दिया, जैसे दिया को बताना चाह रही हो कि क्या हुआ अगर ध्रुव और स्यरा यहां से चले गए हैं। वो अभी भी उसके साथ है। मैं ठीक हूं सुवर्णा। दिया ने बड़े ही प्यार से सुवर्णा को अपने हाथों में लिया और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। दिया के चेहरे पर वो मुस्कुराहट देख सुवर्णा ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में खुशी का भाव साफ देखा जा सकता था। सुवर्णा का ऊर्जा स्तर। आकर्ष ने ऐसे ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके सुवर्णा की ऊर्जा स्तर का पता लगाने की कोशिश की। जैसे ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने सुवर्णा के ऊर्जा स्तर को महसूस किया,
तो आकर्ष एक पल के लिए चौंक पड़ा, क्योंकि सुवर्णा ने ब्रह्म मंडल के 9वें स्तर में प्रवेश कर लिया था। जब वो पिछली बार सुवर्णा से मिला था तब उसका ऊर्जा स्तर सिर्फ ब्रह्म मंडल के 7वें स्तर में था। एक साल में 2 ऊर्जा स्तरों की बढ़ोतरी करना, वह भी ब्रह्म मंडल में, यह सामान्य नहीं था। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि 10,000 वर्ष की उम्र में पहुंचे शक्ति रस ने सुवर्णा की प्रतिभा को भी काफी बढ़ा दिया था। उसकी प्रतिभा उस शक्ति रस की बदौलत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। वैसे अगर सुवर्णा इस शक्ति रस का सेवन ना भी करती तो भी इसकी वंश की ताकत इसे इसके ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद कर देती। यह एक आसुरी जानवर के परिवार से आती है, इसलिए इनके ऊर्जा स्तर का तेजी से बढ़ना बिल्कुल भी असामान्य नहीं है। अभी के समय अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो सुवर्णा अर्धमूल मंडल में प्रवेश करने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गई है। इसे बस थोड़ा सा समय चाहिए और फिर यह आसानी से अर्धमूल मंडल में प्रवेश कर लेगी। आकर्ष ने एक अनुमान लगाते हुए अपने आप से कहा। एक योद्धा के शरीर पर शक्ति रस सिर्फ प्रतिभा बढ़ाने में अपना असर दिखाता था। वैसे इसके दूसरे भी कुछ प्रभाव होते थे, लेकिन वो एक योद्धा के शरीर पर इतना प्रभाव नहीं डालते थे जितना कि प्रतिभा। लेकिन एक खूंखार या फिर आसुरी जानवर के शरीर पर इस शक्ति रस का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में लक्ष्य की यादों में कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि खुद लक्ष्य ने भी अपने दोनों जीवन के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं देखी थी। 3 दिन बाद गायब होने से पहले गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ ने आकर्ष को आंतरिक ऊर्जा से संदेश भेजकर कहा था कि उसे 3 दिन बाद उनसे मिलने सूर्यागिरी शिखर पर आना है। वर्धमान सिंह राठौड़ का दिया गया समय समाप्त हो चुका था, इसलिए आकर्ष अपनी उस छुपी हुई गुफा से बाहर निकला और सीधा सूर्यागिरी शिखर की तरफ चल पड़ा। वर्धमान सिंह राठौड़ का निवास स्थान भी सूर्यागिरी शिखर पर मौजूद 9 ऊर्जा बिंदुओं में से एक था। गुरुकुल प्रमुख ने आखिर मुझे किस वजह से मिलने बुलाया होगा? वर्धमान सिंह राठौर के निवास स्थान की तरफ बढ़ते हुए आकर्ष ने मन ही मन में अपने आप से पूछा। पूरे गुरुकुल के प्रमुख होने के कारण वर्धमान सिंह राठौड़ का जो निवास स्थान था वो बाकी सभी विभाग प्रमुखों के निवास स्थानों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। जब आकर्ष गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौर के निवास स्थान के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि एक हल्के भूरे रंग के कपड़े पहना लड़का चलते हुए उसी की ओर आ रहा है। इस लड़के की उम्र 25 से 26 साल के लगभग थी। उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं थे और दिखने में भी यह बिल्कुल साधारण लग रहा था। उसने अपने हाथ में एक तलवार भी पकड़ रखी थी। उसके कपड़े देख आकर्ष को यह समझते देर ना लगी कि यह लड़का गुरुकुल का एक माध्यमिक शिष्य है। क्या तुम ही आकर्ष सिंघानिया हो? आकर्ष के पास आने के बाद उस लड़के ने एक बहुत ही शांत स्वर में आकर्ष से पूछा। हाँ, मैं ही आकर्ष हूं। आकर्ष ने उस लड़के के सवाल का जवाब दिया। जवाब देने के साथ साथ उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उस लड़के के ऊर्जा स्तर का पता लगाने की भी कोशिश की। यह लड़का भले ही उम्र में विभाग प्रमुख मानव के बेटे मिहिर से पीछे था, लेकिन ऊर्जा स्तर के मामले में यह मिहिर से भी आगे पहुंच गया था। आकर्ष अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ साफ महसूस कर पा रहा था कि इस लड़के का ऊर्जा स्तर ब्रह्म मंडल के 4थे स्तर में पहुंचा हुआ है। देखने से तो यह वीणापति से भी उम्र में थोड़ा पीछे है। आकर्ष ने उस लड़के की उम्र का अंदाजा लगाते हुए मन ही मन में अपने आप से कहा, मास्टर तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं। उस लड़के ने आकर्ष से कहा और फिर उसके साथ वर्धमान सिंह राठौर के निवास स्थान के अंदर चला गया। मास्टर, आकर्ष आ चुका है। मुख्य भवन में प्रवेश करने के बाद उस लड़के ने भवन में मौजूद मध्य अवस्था के इंसान को प्रणाम किया और फिर आकर्ष को वहीं छोड़कर खुद मुख्य भवन के बाहर जाकर खड़ा हो गया। प्रणाम गुरुकुल प्रमुख। आकर्ष ने भी अपने सामने खड़े मध्य अवस्था के इंसान को प्रणाम किया। यह मध्य अवस्था का इंसान सप्तशौर्य गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ थे। उस लड़के ने गुरुकुल प्रमुख को मास्टर कहा था, यानी वह जरूर इनका शिष्य होना चाहिए। आकर्ष ने उस लड़के की पहचान का अनुमान लगाते हुए अपने आप से कहा। इधर गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ ने
आकर्ष के परिणाम का जवाब एक मुस्कुराहट के साथ दिया और फिर बड़े ही ध्यान से आकर्ष को देखने लगे। आकर्ष, मैंने सुना है कि 3 दिन पहले वीणापति हमारे गुरुकुल में आया था और तुमने उसके साथ 2 साल बाद मुकाबला करने की एक शर्त लगाई है। क्या यह बात सच है? कुछ देर तक आकर्ष को देखने के बाद वर्धमान सिंह राठौड़ ने पूछा। आपने बिल्कुल सही सुना है गुरुकुल प्रमुख, मैंने वाकई उस वीणापति के साथ एक शर्त लगाई है, आकर्ष ने जवाब दिया। उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई थी कि गुरुकुल प्रमुख को इस बारे में पहले से पता है। कैसा मजाक था। वर्धमान सिंह राठौड़ पूरे गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख थे। ऐसे में उनके खबरी पूरे गुरुकुल में फैले हुए थे। गुरुकुल में कब कहां क्या हो रहा है इसकी पल पल की जानकारी उन्हें मिलती होगी। तुम सच में मेरे गुरुकुल के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य कहलाने के योग्य हो आकर्ष। अब तो मैं भी देखना चाहूंगा कि 2 साल बाद तुम क्या कमाल करते हो, वर्धमान सिंह राठौड़ ने हल्का हंसते हुए कहा। फिर अचानक से उन्होंने अपने चेहरे के भाव बदले और थोड़ा गंभीर होते हुए आकर्ष से पूछा, वैसे क्या तुम्हें पता है कि मैंने आज तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? गुरुकुल प्रमुख का यह सवाल सुनकर आकर्ष ने अपना सर असहमति में हिला दिया। कोई बात नहीं, इसके बारे में तुम्हें अभी पता चल जाएगा। आगे कोई भी बात करने से पहले मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि इस अवंती साम्राज्य में हमारे गुरुकुल के अलावा भी 4 और शक्तिशाली गुरुकुल हैं? वर्धमान सिंह राठौड़ ने पूछा। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सुना है। वैसे आप मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आज मेरे यहां पर आने का इन 4 गुरुकुलों से किसी प्रकार से कोई संबंध है? आकर्ष ने पहले वर्धमान सिंह राठौड़ के सवाल का जवाब दिया और फिर अपना सवाल पूछा। कुछ ऐसा ही समझ लो, आज से ठीक 1 साल बाद अवंती साम्राज्य के 5 सबसे शक्तिशाली गुरुकुलों के मध्य एक मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले में 5 गुरुकुलों के प्रतिभाशाली और शक्तिशाली योद्धा भाग लेंगे। मैंने इसी बारे में बात करने के लिए तुम्हें यहां पर बुलाया है, वर्धमान सिंह राठौड़ ने जवाब दिया। 5 गुरुकुलों का मुकाबला? क्या इससे संबंधित बातों को आप थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? आकर्ष ने जिज्ञासा दिखाते हुए पूछा। 5 गुरुकुलों के बीच होने वाला यह मुकाबला पहली बार नहीं हो रहा है। अवंती साम्राज्य में इसकी प्रथा कई सालों से चली आ रही है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद इस मुकाबले को आयोजित किया जाता है, जिसमें 5 गुरुकुलों के वह सभी योद्धा भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। हमारे गुरुकुल की हालत इस समय कैसी है यह तुम्हें तो पता ही होगा। पिछले कुछ सालों से हमारा गुरुकुल इस मुकाबले में बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। आखिरी के जो 2 मुकाबले हुए थे, जिसमें से एक 2 साल पहले हुआ था और दूसरा 5 साल पहले हुआ था, इन दोनों ही मुकाबलों में हमारे गुरुकुल का एक भी योद्धा ऐसा नहीं था जिसने शीर्ष 3 स्थान प्राप्त किए हों। साफ शब्दों में कहूं तो हमारा गुरुकुल इस मुकाबले में अब सबसे आखिर पर चल रहा है। अगर इस बार भी हमारे गुरुकुल ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो सभी के सामने हमारे गुरुकुल की नाक कट जाएगी। वर्धमान सिंह राठौड़ ने विस्तार से मुकाबले के बारे में बताते हुए कहा। उनकी पूरी बातें सुनने के बाद आकर्ष की आंखें चमक उठीं। 5 गुरुकुलों के द्वारा आयोजित किया जाने वाला मुकाबला निश्चित रूप से काफी बड़ा मुकाबला होने वाला था। इसमें काफी शक्तिशाली योद्धा भाग लेने वाले थे, जिसका मतलब था कि आकर्ष अपनी सर्प शक्ति की पूरी क्षमता देख सकता था। एक समय था जब सप्तशौर्य गुरुकुल पूरे अवंती साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली गुरुकुल था। हालांकि अभी भी यह प्रथम स्थान पर ही खड़ा था, लेकिन इसके शिष्यों का पिछले 2 मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन न करना सभी के सामने इस गुरुकुल का स्तर गिरवा रहा था। अगर आपसे कमजोर भी आपसे आगे निकल जाए तो आपके प्रथम होने का क्या फायदा? आकर्ष, इस समय वर्धमान सिंह राठौड़ की आंखों में लाचारी का भाव साफ देख पा रहा था। पूरे गुरुकुल की जिम्मेदारी वर्धमान सिंह राठौड़ के कंधों पर थी और एक अथर्व मंडल के योद्धा होने के नाते बाकी सभी भी उनसे काफी ज्यादा उम्मीद रख रहे थे। ऐसे में उनके गुरुकुल का अच्छा प्रदर्शन न करना उनके गुरुकुल की बेइज्जती करवाने के साथ साथ वर्धमान सिंह राठौड़ की क्षमताओं पर भी सवाल उठा रहा था। अभी के समय सप्तशौर्य गुरुकुल की जो भी ताकत बची थी
वो सिर्फ पुरानी पीढ़ी के कंधों पर रह गई थी। नई पीढ़ी ने तो अपना नाम पूरी तरह से मिट्टी में मिलवा दिया था। पिछले 1 दशक से गुरुकुल में एक भी ऐसा प्रतिभाशाली शिष्य नहीं हुआ था जिसके बल पर वर्धमान सिंह राठौड़ सीना ठोककर यह बात कह सकते थे कि अब उनका गुरुकुल एक बार फिर से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। अगर उनके गुरुकुल को हमेशा अपना अस्तित्व बनाकर रखना था तो इसके लिए सबसे जरूरी यह था कि नई पीढ़ी में कोई ऐसा आए जो पूरे गुरुकुल को एक साथ लेकर चल सकता हो। मगर अफसोस, गुरुकुल की नई पीढ़ी में ऐसा कोई भी नहीं था। क्या बाकी चारों गुरुकुलों की नई पीढ़ी के योद्धा हमारे गुरुकुल की नई पीढ़ी से ज्यादा शक्तिशाली है? आकर्ष ने वर्धमान सिंह राठौर से पूछा। अब जब तुमने इतना सब कुछ सुन लिया है तो तुमने यह भी जरूर सुना होगा कि अवंती साम्राज्य की नई पीढ़ी में 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा है जिनकी शक्ति का लोहा सभी मानते हैं। इन 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से 2 योद्धा इन चारों गुरुकुलों में से ही 2 गुरुकुल के शिष्य हैं। रही बात बाकी के 2 गुरुकुलों की, तो उनके योद्धा भी बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है। ताकत के मामले में भले ही वो अवंती साम्राज्य के इन 5 योद्धाओं के बराबर ना हो, लेकिन प्रतिभा के मामले में वो इन्हें अच्छी टक्कर दे रहे हैं। वर्धमान सिंह राठौड़ ने कहा, इतने गंभीर मामले को लेकर अगर आपने मुझे यहां पर बुलाया है तो जरूर आप यह चाहते होंगे कि मैं 1 साल बाद होने वाले इस मुकाबले में हमारे गुरुकुल की तरफ से भाग लूं, है ना? आकर्ष ने वर्धमान सिंह राठौर से पूछा। बिल्कुल। अभी के समय हमारे पूरे गुरुकुल में 30 साल से कम उम्र के प्रतिभाशाली योद्धाओं की गिनती की जाए तो उन्हें एक हाथ की उंगली पर गिना जा सकता है। सिर्फ प्रतिभा होना ही सब कुछ नहीं होता। योद्धा को उग्र स्वभाव का भी होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि किस समय कौन सी चाल चलनी होगी। इस प्रकार के योद्धा पूरे गुरुकुल में बहुत ही कम है। मेरा शिष्य उदय ध्रुव शिखर के विभाग प्रमुख का शिष्य, अविनाश पृथ्वी शिखर के विभाग प्रमुख मानव का बेटा मिहिर, और तुम चारों के अलावा गुरुकुल में ऐसा कोई भी शिष्य नहीं है जो इस मुकाबले में भाग लेने के योग्य है। हालांकि यह तीनों शक्ति में तुमसे बहुत आगे है, लेकिन यह बात भी सच है कि इनकी उम्र भी तुमसे बहुत ज्यादा है। सिर्फ प्रतिभा की तुलना की जाए तो यह तीनों तुम्हारे आसपास भी नहीं है। 1 साल बाद होने वाले इस मुकाबले में मैं तुमसे यह नहीं चाहता हूं कि तुम गुरुकुल के लिए कोई शीर्ष स्थान हासिल करो। तुमसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम इस मुकाबले में लड़ने का अनुभव प्राप्त करो। फिर जब 4 साल बाद अगला मुकाबला होगा तब तुम्हें चुनौती देने वाला कोई भी नहीं होगा और तुम 5 गुरुकुलों के द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस मुकाबले में शीर्ष स्थान हासिल कर सकते हो। वर्धमान सिंह राठौड़ ने कहा, सिर्फ अनुभव प्राप्त करने के लिए भाग लूं? गुरुकुल प्रमुख की बात सुनकर आकर्ष के चेहरे पर हल्की निराशा का भाव आ गया। चलो कोई बात नहीं, गुरुकुल उसे इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं समझता था, लेकिन वह इतना भी कमजोर नहीं था कि उसको लेकर गुरुकुल प्रमुख कोई उम्मीद ही न रखें। शुरुआत में तो आकर्ष को गुरुकुल प्रमुख का ऐसा सोचना सही नहीं लगा, लेकिन फिर जब उसने खुद दूसरे नजरिए से सोचा तो उसे गुरुकुल प्रमुख का ऐसा सोचना सही लगने लगा। देखा जाए तो अभी के समय आकर्ष सिर्फ सृष्टि मंडल के 9वें स्तर में था। पिछले 1 साल में उसके ऊर्जा स्तर में 2 स्तरों की वृद्धि हुई थी। अगर इस चीज से अंदाजा लगाया जाए तो अगले 1 साल में वह ज्यादा से ज्यादा 2 और ऊर्जा स्तरों की बढ़ोतरी कर सकता था। वही उसके विपरीत 1 साल बाद वह जिन योद्धाओं का मुकाबला देखने वाला था वह उससे ऊर्जा स्तर के मामले में पहले ही बहुत आगे जा चुके थे। शायद इसलिए गुरुकुल प्रमुख चाहते थे कि आकर्ष सिर्फ मुकाबला करके लड़ने का अनुभव प्राप्त करें, शीर्ष स्थान के लिए मुकाबला न करें, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर आकर्ष ने अब भी से शीर्ष स्थान के लिए मुकाबला किया तो शक्तिशाली योद्धाओं से लड़ाई के दौरान उसके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है, जबकि 4 साल बाद अंदाजे के हिसाब से आकर्ष का ऊर्जा स्तर ब्रह्ममंडल के 6ठे या 7वें स्तर में पहुंच चुका होगा। उस समय शायद ही ऐसा कोई योद्धा होगा जो आकर्ष को चुनौती दे पाए। आकर्ष, तुम चिंता मत करो। आगे आने वाले इस 1 साल में गुरुकुल अपनी तरफ से जितनी हो सके
कोशिश करेगा कि तुम्हें अधिक से अधिक संसाधन प्राप्त करवा सके। तुम चाहो तो आज और इसी समय से मेरे निवास स्थान में रहकर अभ्यास भी कर सकते हो। मेरा निवास स्थान गुरुकुल के सभी 9 ऊर्जा बिंदुओं में सबसे बड़ा है और यहाँ की प्राकृतिक ऊर्जा सबसे श्रेष्ठ है। अगर यहाँ पर तुम अभ्यास करोगे तो तुम काफी तेजी से अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकते हो। गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ ने आकर्ष से कहा। वो इस समय अपने गुरुकुल के भविष्य को लेकर पूरी उम्मीदें आकर्ष से लगा बैठे थे। उनकी बातें सुनकर आकर्ष को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि गुरुकुल प्रमुख यह सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि आकर्ष उनके गुरुकुल के लिए इस मुकाबले में भाग लेकर एक अच्छा स्थान प्राप्त करें। उनके गुरुकुल के लिए एक अच्छा स्थान प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर इस बार भी उनके गुरुकुल ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उनके गुरुकुल की शाख बहुत बुरी तरह से गिरने वाली थी। यह जगह प्राकृतिक ऊर्जा के मामले में पूरे गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ है। आकर्ष गुरुकुल प्रमुख की बाकी सभी बातों से सहमत था, लेकिन इस बात से सहमत नहीं था। हां, इस जगह में प्राकृतिक ऊर्जा बाकी सभी ऊर्जा बिंदुओं की तुलना में ज्यादा थी, लेकिन अभी भी यहां की प्राकृतिक ऊर्जा का स्तर इतना उच्च नहीं हुआ था कि वो आकर्ष के निवास स्थान की प्राकृतिक ऊर्जा का मुकाबला कर सके। मेरे बारे में इतना सोचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुकुल प्रमुख, लेकिन मैं अपने निवास स्थान में रहकर ही अभ्यास करना चाहूंगा। आकर्ष ने बड़ी ही विनम्रता के साथ गुरुकुल प्रमुख के उस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा। जब तक उसके निवास स्थान का किसी को पता नहीं लग जाता है, तब तक उसका निवास न सिर्फ प्राकृतिक ऊर्जा के मामले में सबसे आगे था, बल्कि वहां की सुरक्षा भी सबसे अच्छी थी। नहीं आकर्ष, तुम्हें यहीं पर रहकर अपना अभ्यास करना होगा। ऊर्जा स्तर बढ़ाने के लिए वह स्थान सबसे अच्छा होता है जहां की प्राकृतिक ऊर्जा सबसे अधिक हो, और मेरे निवास स्थान की प्राकृतिक ऊर्जा पूरे गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ है। वैसे तुम्हें बाकी किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूं, और ऐसा भी मत समझना कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने तुमसे इस बारे में पूछ भी लिया तो भी तुम मुझे मना ही करने वाले हो। गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ ने अपने आप पर हंसते हुए कहा। गुरुकुल प्रमुख, मुझे भी पता है कि आप मेरे भले के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस स्थान पर अभ्यास नहीं कर सकता हूं। अगर मैं किसी नई जगह पर अभ्यास करने बैठा तो उस जगह के वातावरण में पूरी तरह से ढलने के लिए मुझे 1 से 2 साल का समय लग जाएगा। ऐसे में अगर मैं यहां पर अभ्यास करने आया तो यहां का नया वातावरण मेरे और मेरे ऊर्जा स्तर के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होगा। आकर्ष ने अपना कारण समझाते हुए कहा। अभी तक के संवाद के बाद एक बात को लेकर तो वो पूरी तरह से सुनिश्चित हो गया था कि वर्धमान सिंह राठौड़ वाकई एक बहुत अच्छे इंसान है। उसे लेकर उनके मन में कोई भी षड्यंत्र की भावना नहीं है। तो यह बात है। आकर्ष का कारण सुनने के बाद गुरुकुल प्रमुख ने उसकी बात से सहमति जताते हुए कहा। उन्हें भी आकर्ष की बात काफी हद तक सही लग रही थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो किसी भी सामान्य स्थिति में कोई योद्धा इतने अच्छे स्थान पर अभ्यास करने से खुद को नहीं रोकता। गुरुकुल प्रमुख को ऐसा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि उन्हें अभी तक आकर्ष के निवास स्थान के बारे में पता नहीं था। अगर उन्हें पता होता तो वह खुद अपना निवास स्थान छोड़कर आकर्ष के साथ उसके निवास स्थान पर अभ्यास करने का प्रस्ताव दे देते। अगर ऐसी बात है तो तुम जहां पर भी चाहो वहां पर अपना अभ्यास कर सकते हो। इसके अलावा आगे आने वाले 4 सालों के दौरान अगर तुम्हें कोई भी औषधीय गोली या अपने ऊर्जा स्तर को लेकर कोई सवाल पूछना हो तो तुम मुझसे पूछने आ सकते हो। वर्धमान सिंह राठौड़ ने आकर्ष से कहा। आकर्ष को लेकर अब वो हर एक फैसले को बड़ी गंभीरता से ले रहे थे। उनका इकलौता लक्ष्य आकर्ष को मजबूत बनाना था, ताकि आकर्ष उनके गुरुकुल के लिए फिर से सम्मान हासिल कर सके। जरूर, अगर मुझे कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं आपसे मदद मांगने अवश्य आऊंगा, आकर्ष ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए कहा। गुरुकुल प्रमुख से विदा लेने के बाद आकर्ष मुख्य भवन से बाहर निकला।
जहां दरवाजे के पास ही में उसकी मुलाकात एक बार फिर से गुरुकुल प्रमुख के शिष्य से हो गई। गुरुकुल प्रमुख से उसे पता चला था कि उनके इस शिष्य का नाम उदय है। उम्र के मामले में उदय मिहिर से थोड़ा छोटा था, लेकिन ऊर्जा स्तर के मामले में वो मिहिर से आगे था। अगर आकर्ष का सोचना सही था तो 1 साल बाद होने वाले 5 गुरुकुलों के मुकाबले में उनके गुरुकुल की तरफ से सारी जिम्मेदारी उदय के कंधों पर ही रखी जाने वाली थी। अभी के समय इसका ऊर्जा स्तर ब्रह्ममंडल के 4थे स्तर में है। 1 साल बाद अगर सब कुछ सही रहा तो यह निश्चित रूप से ब्रह्ममंडल के 5वें स्तर में तो प्रवेश कर ही लेगा। अब देखना यह है कि इस मुकाबले के शुरू होने से पहले मैं अपने ऊर्जा स्तर में कितनी बढ़ोतरी कर पाता हूं। आकर्ष ने मन ही मन में अपने आप से पूछा।